अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती है कि इसको टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाते हुए 20 बिलियन यूएस डॉलर इसकी एक्सपोर्ट्स को लेके जाना है ताकि मुल्की बरामदात के अंदर एक बड़ा इजाफा हो सके। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त किन बहरान का, किन मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो आज के प्रोग्राम के अंदर सामने रखेंगे। और इसके ख़ास तौर पर यौन की कीमतों के एक बार दोबारा मसला बनी हुई हैं और लोकल मार्केट के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त मुंजमद हुई है। मंदे का रुझान चल रहा है मार्केट्स के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी डिमांड है, लेकिन ऑर्डर्स बेडवेयर के अंदर वापस जाना शुरू। क्या वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, और बिल से क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई, किस हद तक पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सब प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे साथ सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं अब टप्पा मौजूद हैं, जबकि सीनियर नायब सदर हैं ग्रे क्लॉथ मार्केट फैसलाबाद के रेहान शाह साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रेहान साहब, मार्केट के अंदर इस वक्त क्या है, 5 से 10 रुपये फ़ी मीटर के ऊपर मुख्तलिफ क्वालिटी, जिसमें कॉटन है, स्टेपल है, LPG है, कीमतें एकदम से डाउन आई हैं। क्या समझ स्टेबिलिटी की बजाय मंदे का रुझान देखा जा रहा है? सूतर मंडी के अंदर भी, आपकी तरफ भी रेडीमेड क्लॉथ ऊपर जा रहा है, डिमांड है नहीं मार्केट में। क्या सिनेरियो चल क्या रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जितने भी हमारे शहर के इम्पोर्टेंट मामलात होते हैं उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि इस टाइम मार्केट में कपड़े के कीमतें 5 से 6 रुपये मीटर तक कम हो चुकी हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो इस दफ़ा ईद पहले आ गई थी सीज़न से पहले, क्योंकि हमारा जो मोस्टली सीज़न होता है ना गर्मियों को आता है कपड़े के हवाले से। तो जब ईद से पहले वैसे आपको पता है कोविड चल रहा था, और इससे दूसरा जो फैक्टर मेरी समझ में आया कि लोगों की कोरोना की वजह से बहुत सारे अदारे बंद हैं, बहुत सारे होटल्स वगैरह चीज़ें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों में परचेज़ पावर अभी पैदा नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गारी चल रही थी। तो साथ ईद का एक ऐसा इवेंट होता है, इस पर कोई गरीब हो अमीर हो, कोई ना कोई उसकी हेल्प कर देता है या वो ख़ुद से कपड़े ख़रीद लेता है। लेकिन उसके बाद से ऐसा रिसेशन शुरू हुआ है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना, ये कपड़ा 4 से 5-6 रुपये तक इसीलिए कम हो गया है, और ये बिलो कास्ट बिक रहा है इस टाइम। मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और नीचे 5-6 रुपये मीटर बिलो कास्ट पे आ गया है। हुकूमत बार बार एक्सपोर्ट्स पे बात करती है। क्या लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाए तो एक्सपोर्ट्स तरक्की कर सकती हैं और मुल्क तरक्की कर सकते हैं? देखें, अगर लोकल इकॉनमी देखें, एक्सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़र मुबादला तो एक्सपोर्ट से ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर लोकल इकॉनमी जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है चलानी, क्योंकि लोगों का मेयार ज़िंदगी इसी से चलता है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है। तो मेरे ख्याल से इकॉनमी में बेशतर हिस्सा जो लोकल इकॉनमी का होता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए हमें कोई सब्सिडाइज़ तरीके से, जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडाइज़ काम किए हुए हैं। और मेरा एक और आइडिया है, अगर ये लोकल इंडस्ट्री से सेल टैक्स ख़त्म कर देना तो लोगों की परचेज़ पावर कुछ बेहतर हो जाएगी और इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी, या कोई थोड़ा बहुत फिक्स कर लें, क्योंकि 17% इस टाइम सेल टैक्स देना बहुत ही मुश्किल काम है। गवर्नमेंट ने वैसे ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दी है कि 17% सेल टैक्स के ऊपर। क्या हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट होके या इन अदारों के ऊपर वर्ल्ड बैंक के कवायदो शराइत जो हैं मानते हुए किसी तौर पे भी मार्केटों को मुस्तहकम कर सकते हैं? क्योंकि हमें कहीं तो रेजिस्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। देखें, अगर हम अपनी इकॉनमी को, लोकल इकॉनमी को बेहतर करना है तो हमें कुछ ना कुछ इक़दाम तो लेने पड़ेंगे अपने तौर पे। अगर हम बाहर की डिक्टेशन पे चलते रहेंगे तो हमारी लोकल इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों में परचेज़ पावर बहुत कम हो गई है और उतनी इनकम नहीं है और जितनी एक्सपेंडिचर है। अब देख लें, बिजली गैस के बिलों के रेट बढ़ गए हुए हैं, हर चीज़ बढ़ गई हुई है, तो लोग बिजली गैस के बिल देंगे या खाएंगे या कपड़े पहनेंगे। अच्छा, मुझे याद है जनवरी-फरवरी के अंदर हमने आपके इंटरव्यू किए थे, आप लोग गैस के लिए रो रहे थे, मसला हल हुआ, तो अब डाइंग और जो प्रिंटिंग जिसे कहा जाता है वो बंद होने की तरफ जा रहे हैं। क्या इसकी क्या वजह है? ये बड़ा एक मार्केट के अंदर आ रहा है, जो प्रिंटिंग बंद हो गई है, जिसकी वजह पे सूतर मंडी में एकदम से बहरान पैदा हुआ है। जी, इसमें जो ये था कि ईद से पहले जो थे कपड़े के रेट इतने हाई थे, इतने महंगे हो गए थे कि लोगों में वो ख़रीदने की ताकत नहीं थी। और जब ईद गुजरी है उसके बाद जब ग्रे का रेट नीचे आना शुरू हुआ है और लोगों की परचेज़ महंगी वाली थी, पिछले वाली थी, वो तकरीबन कोई 10-15 रुपये मीटर का जब नीचे या 20 रुपये मीटर तक नीचे आया,
तब उनके पास तो वही है, और उनकी कॉस्ट से वो तकरीबन 15 रुपये 20 रुपये मीटर नीचे आ चुके हैं रेट, और फिर भी सेल नहीं है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता यूनिट जो है ना वो बंद होना शुरू हो गए हैं। ख़ासकर प्रिंटिंग यूनिट जो इस टाइम है वो तकरीबन 30-40% बंद हो गए, क्योंकि अंदर स्टॉक बहुत इकट्ठा हो चुका है और वो बिक भी नहीं रहा और लॉस में भी है। लेकिन प्रिंटिंग वाले जब 30-40% अगर क्लोजअप की तरफ जा चुके हैं तो आने वाले दिनों के अंदर कैसे दोबारा सर्वाइव करके नई प्रोडक्ट मार्केट में आएगी? देखें, अगर इस यही है कि मैंने आपको पहले ही हाल बताया कि अगर सेल टैक्स के ऊपर कोई गवर्नमेंट अगर लोकल इंडस्ट्री में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये क्लोथिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि इतनी वो 20% है नॉन रजिस्टर्ड का और 17% है रजिस्टर्ड का, तो इतनी लोगों में सकत नहीं है कि वो सेल टैक्स भी साथ दें और वो एक्चुअल प्राइस भी दें। एक आखिरी सवाल के क्या लगता है कि महंगी यौन अभी भी हमारा मसला है, क्योंकि हम कंपेटेबल ही नहीं है पूरी रीजन के अंदर महंगी यौन के हवाले से। अगर हम देखें अपनी कीमतों के हवाले से तो हमारे जो इसके काउंट्स हैं वो तो पूरे रीजन से हर काउंट महंगा जा रहा है। अच्छा, ये आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि सूतर बहरान है। सूतर का रेट 1-2 दिन के लिए गिरा था, लेकिन फिर वहीं पहुंच गया है। सूतर की वजह से ही तो सारा ये बहरान है, क्योंकि यान इतना महंगा है, पूरी दुनिया में इतना कहीं महंगा नहीं है। और अभी भी ये मतलब जो हम 18-19 हज़ार का बैग लेते थे, अभी भी वो 30-31 हज़ार रुपये के ऊपर है स्टेपल का यान। तो इतना महंगा सूतर लेके कपड़ा बना के ये आगे इसीलिए बिक नहीं रहा। आगे बिक नहीं रहा। रेहान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका। बहुत तफसील के साथ उन्होंने बताया कि इस वक्त किस सिनेरियो में पोजीशन में ये लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रिंटिंग यूनिट्स है वो शदीद बहरान का 35-40% क्लोजर की तरफ जा चुके हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया कि इस वक्त हमें सोचना होगा कि हम किस तरह जाना आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आपको हमारे साथ तमाम सेक्टर्स के लोग मौजूद थे। तो बुमा के बाद जो है हमारे ब्रेक के बाद हमारे साथ रेहान अशरफ साहब मौजूद थे ग्रे क्लॉथ से। तो अब सूतर मंडी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों के एतराज़ भी आ जाते हैं, यहाँ सट्टेबाजी होती है, फ़लाँ हो जाता है। साबिक चेयरमैन भी हैं और चेयरमैन कायमा कमेटी भी हैं। कैसे शमस गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात का आगाज़ करते हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये आप लोगों को अभी भी फिर से देखें, जब कोरोना की दूसरी वेव आई तो लोगों ने कहा ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, और फिर सस्ता हो गया, फिर अवेलेबिलिटी हुई तो सब कुछ ठीक हो गया। अब फिर से शॉर्टेज महंगाई शुरू हुई है यौन के अंदर, तो फिर से कहने लगा सट्टेबाजी शुरू हो गया, रेट ऊपर जा रहा है। क्या है, क्या ये फार्मूला, क्यों रेट ऊपर चढ़ जाते हैं, और क्या है सूतर मंडी में चलता है क्या रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं लोग जाते, तो आप लोगों के ऊपर एतराज़ात की सबसे ज़्यादा बुछाड़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डुगर साहब। इसमें सर बाजी है कि आपको पता है कि ये एक डिमांड एंड सप्लाई है। हमें स्पिनिंग मिलों से हम यान वहाँ से परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके फिर आगे हम पावर लूम वालों को, ये एक्सपोर्टर्स को, ये सबको आगे हम सेल करते हैं। मसला ये है कि एक वक्त था पाकिस्तान में 450 स्पिनिंग मिल चल रही थी। अभी पिछला जो बहरान आया 4-5 साल पहले, तो काफ़ी सारी मिलें बंद हुई हैं, अब बगैर थोड़ी सी मिलें रह गई हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है ये धागे की शॉर्टेज है, को मिलें कम हैं और डिमांड ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है कॉटन को जो है वो पैदावार जो बहुत कम हो रही है, पिछले साल भी कम हुई है और इस दफ़ा तो बहुत कम हुई है। उसमें जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लेने थे कि जी हमने अपने इसको फार्मर को बेहतर सीड देना है, उसको ज़्यादा हमने इसको फार्मर को हमने सारा सिस्टम पहले से बेहतर करना है उसे, ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है उसकी रुई की। लेकिन अभी तक आपने देखा है कि कोई ऐसा कोई कि फार्मर को कोई सब्सिडी नहीं दी, ना उसको कोई इतना उसको शौक़ है कि ये मैं मकई या गंदम या चीनी या गन्ना बंद करके ये रुई पैदा करूं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट को जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए फार्मर की, ताकि हमारे मुल्क में ये जो है रुई की पैदावार बढ़े, और रुई की पैदावार बढ़ेगी तो हमारा रॉ मटेरियल जो है जो धागे की शक्ल में है उसकी प्राइस कम भी होगी और उसकी अवेलेबिलिटी भी होगी। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में 87 सेंट 88 सेंट 90 सेंट इधर तक रोटेट कर रहा है यौन। पाकिस्तान का भी इस वक्त रुई आ रही, वो भी महंगी है। तो क्या मुल्क की ज़रूरत अगर यौन के हवाले से देखें शॉर्टेज है, तो कीमतों के हवाले से क्या पूरी दुनिया की कीमतें ज़्यादा है? हम इस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि ये कहा जाता है हम पूरे रीजन के अंदर फाइन काउंट्स में बहुत महंगे हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। उसमें देखें मसला ये है कि पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा था जी आप 30 जून तक आप बाहर से यान इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत थोड़ा टाइम था। हालांकि जिस तरह हमारे मुल्क में रुई की शॉर्टेज है, धागे की शॉर्टेज है, तो ये तो बहुत इन्हों चाहिए था कि पूरा ये 1 साल या ये काफ़ी देर तक ये फैसला होता कि हम ये बाहर से जो है धागा इंपोर्ट करते। लेकिन अभी इन्होंने 30 जून तक आप कितना माल मंगवा लेंगे।
हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, हमारे जो गारमेंट्स वाले हैं, वो सारे जनाब कह रहे हैं जी माल ही मिल रहा है जी, माल की सप्लाई नहीं है जी, क्या कहाँ जाएँ, रेट बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जितनी इस वक्त एक्सपोर्टर बाहर जो माल जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट हो रही है माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रही है, उस वजह से उनकी जो है डिमांड है, हमारे पास सप्लाई कम है। लेकिन सप्लाई कम होने के बावजूद मैं समझता हूँ ये रेट इतने ज़्यादा नहीं है। हमारा जो काम सूत्र मंडी का है, हम तो एक मिडल मैन है, हम तो स्पिनिंग मिलों से माल लेते हैं, लेके हम एक्सपोर्टर्स को, पावर लूम वाले को, गारमेंट्स वाले को आगे उनको ऊपर सेल कर देते हैं। वो आगे क्या करते हैं, वैल्यू एडिड करते हैं, नहीं करते, आगे बेच देते हैं, ये उनका मसला है। तो हमारे बाकी दूसरा मसला ये है कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है जी मार्केट में जी जहाँ वो बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं, वो माल को स्टॉक करते हैं, वो सट्टेबाजी करते हैं। अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी मार्केट में जेन्युइन कारोबार होता है, ना वहाँ पे सट्टेबाजी है, कोई मसला नहीं, ना बड़े बड़े को स्टॉक माल करते हैं। जैसे मिलों से माल आता है हम आगे सप्लाई दे देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन के जो दोस्त हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शहजाद हुसैन साहब सबसे पहले मौजूद हैं, फिर इंजीनियर बिलाल जमील साहब हैं, वो उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं। शहजाद साहब कैसे देख रहे हैं इस वक्त कंपैटिबिलिटी हमारी जाती जा रही है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर? हमने, मुझे याद पड़ता है जब पहले लॉकडाउन के बाद दूसरा हुआ तब भी हमने प्रोग्राम्स किए कि हमारे पास ऑर्डर्स की भरमार है, लेकिन ये ऑर्डर्स वापस जा सकते हैं, और वो वापस गए भी, सब ने देखा। उसके बाद दोबारा लॉकडाउन आया, भारत में ज़्यादा हुआ, बांग्लादेश में ज़्यादा हुआ, हमें ऑर्डर्स फिर से मिले। लेकिन फिर से वही सूरत हाल पैदा हो रही है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश खुलने की तरफ जा रहा है, हमारे ऑर्डर्स अब दोबारा से वापस जाना शुरू हो गए हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या वजूहात क्या हैं इसकी कि आखिरकार ग्राहक या कस्टमर जिसे कहते हैं वो हमारे पास रुक क्यों नहीं पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। देखें, कंपैटिबिलिटी के लिए प्राइसेस ही सबसे बुनियादी जो है वो रोल अदा करती है, और जो सिनेरियो बन रहा है उसमें यही है कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं, और जो हमारे फ़ाइन काउंट हैं ख़ास तौर पर, उनमें जो है पीसी का जो काम है वो तो हाथ में आने वाला है। तो ये सीधी सी बात है कि जो हमें कर रहे थे कस्टमर जो, तो अब हम उसके लिहाज से कंपैटिबल नहीं हैं, और वो हमारे हाथ से ऑर्डर्स निकल रहे हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन यहाँ पर लेगी ताकि हमारी सस्टेनेबिलिटी रहे, और जो हमें ऑर्डर्स इसके बैक में मिलते रहे हैं वही हमारा जो है वो बरकरार रहे, और हम एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट के लिए खासी जो है वो शेयर करते जाएं। पर जो ये नज़र आ रहा है इसमें ये है कि एबनॉर्मल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर को चली गई हैं, और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो पहले ही डिफरेंट, जो बिजली का बहरान है और ये गैस का जो है, हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें इंक्रीज़ चल रही है, और जो फॉरेनर हमें मतलब ये एक थ्रेट भी है कि हम अपने बिज़नेस के लिए जो भी हम पॉलिसीज़ या एडवाइस करते हैं तो हमें ये सीधा सा बयान कर दिया जाता है जी कि हमारे हाथ में ये बात है नहीं, कि जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वगैरह हैं वो हमारी पॉलिसियाँ इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इस वक्त भरपूर जो है ना वो दरख्वास्त है कि वो अपना रोल अदा करें, और इस वक्त जो आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो बहुत इस चीज़ में जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को जो है ख़ास तौर पर उसी को मेंटेन भी करना चाहिए। और जो आपने अभी जैसे बात की कि ये इंडिया और बांग्लादेश के ऑर्डर्स पहले भी स्टेप में हमारे पास आए थे, और ये दूसरे फेज़ में भी अब हमारे पास आए, जो कि अब हम वो ऑफ़र करने में, कोट करने में बिल्कुल भी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम वेट कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर गवर्नमेंट अपना रोल अदा करेगी और हमारे लिए जो है ना वो आसानी बनाए, ताकि हम उसको इंटरनेशनली compete भी करें। और गवर्नमेंट ने जो हमें टास्क दिया है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको, वो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हमें 25 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो चलना चाहिए, लेकिन ये हालात जो है हमें सपोर्टिव नहीं है। साहब बहुत शुक्रिया। इंजीनियर बिलाल जमील साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि रज़ाक दाऊद साहब की इन्होंने बात की, बिल्कुल बिलाशुबा उनकी तरफ से काविशें अच्छी हैं, लेकिन जब बजट आया तो उसके फ़ौरन बाद एहतशाम जावेद साहब का एक जुमला था कि एसएमई के लिए हमने बहुत ज़ोर दिया, उसके लिए वो नहीं किया गया जो होना चाहिए था। फिर आप लोगों की प्रपोज़ल भी पेश की गई, उसके ऊपर भी हमें कोई खातर ख्वाह अमल दरामद नज़र नहीं आया। यौन दोबारा से एक महंगी प्राइसेस, कुछ दिनों जब ऑर्डर्स थे, भारत एक बांग्लादेश बंद था, किसी ने बात नहीं की।
अब जैसे खुले हैं दोबारा से महंगे यौन की चीखें हैं जो वो ऊंची होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, शुक्रिया आपका। जिस तरह आपके इल्म में है कि हमारी एसोसिएशन को ये जो है एजाज़ हासिल रहा है कि हमने तो पूरा पिछले 1 महीने से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कैंपेन चलाई फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ज़ीरो रेटेड रिजीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और ये एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि ड्यू टू द इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस FATF जो है वो इस वक्त हवा में मौलिक हुआ है, IMF का प्रेशर है। तो गुज़िश्ता दिन मेरी मिनिस्ट्री में बात भी हुई और रज़ाक साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि हमने कोशिश पूरी की लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को जो है करवाने में कामयाब नहीं हो सके। तो अब ये इसका इम्पेक्ट तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी का मसला जो है वो भी बढ़ रहा है, ऑर्डर्स की जो है प्राइसिंग का भी मसला आ रहा है और उसका नतीजा ये आ रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हमारे सेक्टर के अंदर SME सेक्टर के अंदर हर महीने कम हो रही है और एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 6 मंथ्स डाटा आपको हर महीने आलमोस्ट हमारी 40% एक्सपोर्ट कम हो चुकी है। मेरे ख्याल में अगर हम जिस एक्सपोर्ट्स को 2.9 2.7 पे लेके जा चुके थे, 1.66 बिलियन $, गुज़िश्ता एक माह में आई है जो अप्रैल का, यानी कि इस माली साल के 11 महीनों में दूसरा मंदा तरीन महीना रहा है। देखें जी, ये सिचुएशन अगले महीने और वर्स होगी और ख़ास तौर पे SME सेक्टर के लिए ये मसला जो है ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि देखें शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी और आपकी प्राइस भी कंपैटिबल नहीं है। तो जब दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप किस तरह मतलब प्राइस कोट कर सकते हैं। अब इसमें जो है अपना जो मिनिस्ट्री का रोल है नो डाउट बड़ा पॉजिटिव रहा है और कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट भी रहें और मैंने अब उनसे फिर यही कहा कि हमारा तो चूँकि इस पर अगला लाइमल देने का भी ऐलान है एसोसिएशन का कि अगर इसको ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप मौजूदा करंट सिनेरियो देखें और FATF की जिस तरह तलवार हमारे सर पर लटकाई जा रही है, अगर इन हालात में हम अगर किसी किस्म की कोई एजिटेशन शुरू करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क के लिए खिदमत नहीं होगी। इसलिए हम अपना इसको जो है बादल नख्वास्ता बर्दाश्त करेंगे और उसके लिए हम गवर्नमेंट से यही बात की है, रज़ाक दाऊद साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कहीं ना कहीं और एरियाज़ हैं जहाँ पे आप एकोमोडेट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये वादा किया कि वो नेक्स्ट वीक जो है वो फैसलाबाद आ रहे हैं और वो सबसे प्राइम जो है मीटिंग हमें देंगे टाइम और उसमें हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि SME सेक्टर को हम किस तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं। 10.5 बिलियन बेल्स यानी कि 1.5 लाख बेल तक क्या जा सकते हैं या ये सिर्फ एक फिगर है जो गवर्नमेंट ने बजट के अंदर कोड कर दी है इंडस्ट्रीज को दिखाने के लिए। और यहाँ तो अब 30 जून आ रहा है, इस बजट के बिल्कुल चंद दिन बल्कि बाकी रहेंगे, बजट के बाद अब दिन आ चुके हैं, तारीख भी ख़त्म हो गई है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की, दोबारा ड्यूटीज़ भी लग जाएंगी, क्या मज़ीद यौन तो महंगा हो जाएगा? देखें, ये जा सकते हैं वाली बात तो पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और एक है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। अब जिस तरह इस बजट में जो एक नई चीज़ आई है, जो नया टैक्स कह लें, वो जो है स्पिनिंग वालों के लिए है, उनका जो जिनिंग सेक्टर पे जो सेल्स टैक्स था वो 10% से बढ़ा के 17% कर दिया गया। तो अब आप ये बताएं कि वो पहले ही जो अनडॉक्यूमेंटेड प्रोडक्शन थी जो कि पिछले कई सालों से जो है साइड पे थी और जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है और सट्टा होता है, अब उसकी जो है ये रेट बढ़ाने के नतीजे में वो भी अब बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली हमें नहीं लग रहा कि ये फौरी तौर पे प्राइसेस को नीचे लाने का कोई मैकेनिज़्म गवर्नमेंट बना सकेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने 10% देना था उनको अब 17% पे करना पड़ेगा, तो वो तो 10% देने को तैयार नहीं थे अपनी पूरी प्रोडक्शन पे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये एक जो है ना प्राइस राइज का एक रीज़न बनेगा मेरे ख्याल से। ये प्राइस राइज का एक रीज़न बनेगा। बहुत शुक्रिया इंजीनियर बिलाल जमील साहब मौजूद थे, बहुत तफसील से। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त मेरे ख्याल में हमें वो जो बॉक्स है ना, जो एक बंद था, बिल्कुल टेपे लगा के बंद किया था हुकूमत ने, उसे खोल रहे हैं कि ये फाइनेंस बिल तो खुल रहा है, साथ साथ वो बल्कि मेरे ख्याल में वो जो पैकेट है वो खुल नहीं रहा, फट रहा है। जैसे जैसे फट रहा है तो साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज़ होती हैं। SRO 203A जो है वो तो वापस ले लिया गया, हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे इकदामों की ज़रूरत है। जब आप कहते हैं टेक्सटाइल बरामदात को $20 बिलियन पर ले जाना है, तो वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, क्योंकि $13 बिलियन के आप खड़े हैं और आपका $7 बिलियन का फ़र्क है, जो कि इस महीने भी अगर करें तो टेक्सटाइल का आपका कम व बेश 1 से 1.5, बहुत ज़्यादा 1 है, क्योंकि पिछले महीने देखें तो 1.06% सिर्फ हुआ है। अगर ये देखें तो इस महीने में
जो आखिरी माली साल का महीना होगा इसमें हम 1 बिलियन से भी नीचे जाते नज़र आ रहे हैं। अगर जाते हैं तो फिर ये तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। अगले साल 20 बिलियन US डॉलर पर कैसे पहुँचना है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमारा शुरू हो चुका है। ज़फ़र इकबाल सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के टेक्सटाइल के जो कोऑर्डिनेटर उनके मशीर भी हैं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, इट्स अ गुड साइन और गुड जेस्चर भी है। लेकिन अगर हम लोकल इंडस्ट्री देखें, क्योंकि आप इससे वाबस्ता भी हैं, लोकल इंडस्ट्री के अंदर एक इस वक्त बड़ा पैनिक सी है, महंगा यौन है। अगर हम काउंट्स के अंदर जाएँ तो हम काउंट्स के अंदर कंपेटेबल नहीं है, और अब इंडिया और बांग्लादेश खुलने भी जा रहा है, तो हमारे पास ऑर्डर्स की भरमार है। बहुत कहा जा रहा है कि हमारे पास 10 साल की अभी कारोबार का मौका बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या समझते हैं इस वक्त कुछ चीज़ें बड़ी प्रॉम्प्ट हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिनके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे हमारे रिबेट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिस पे रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है इसकी अमाउंट बढ़ा के 50 बिलियन US डॉलर कर दी जाएगी। लेकिन समझते नहीं कि कुछ चीज़ें स्पीडी होनी चाहिए इंडस्ट्री के हवाले से, जो अभी थोड़ी सी स्लो मोशन में चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल मैं ये बता दूं कि अब वक्त आ गया है कि टेक्सटाइल की एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है। टेक्सटाइल की डेफिनेशन से मुराद ये है कि हमें ये डिफ़ाइन करना है कि वैल्यू एडेड क्या है और रॉ मटेरियल क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो सबसे पहले डिफ़ाइन करें कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, जो रॉ मटेरियल की डेफिनेशन क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। क्योंकि मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती कि एक चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं और उसी चीज़ को हम स्पिन करके हम दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, अब टाइम आ चुका है। अब टाइम आ चुका है कि हमें ये डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टेक्सटाइल रॉ मटेरियल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन एक कोर पॉइंट होता है। वैल्यू एडिशन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर आपके एक सेक्टर नहीं होता है, एक मल्टी चेन मौजूद होती है, जिसके में आपकी हर इंडस्ट्री SME हर तरह की इंडस्ट्री उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। क्योंकि आपकी बेशुमार चीज़ें हैं। आप फॉर एग्जांपल एक T-शर्ट बनाते हैं या बेडशीट बनाते हैं, लेबल वालों की है, पॉली बैग की है, पैकिंग मटीरियल है, शिपिंग कंपनीज़ हैं, बेशुमार चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और आलमोस्टली आप ये समझें कि हम एक कॉटन की एक फोटी को जब कन्वर्ट करके हम उसकी एक वैल्यू एडेड आइटम बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब टाइम आ गया है, मैं ये समझता हूँ कि एक टेक्सटाइल पॉलिसी में जो एक कमी रह गई थी, बाकी सारी चीज़ें एड्रेस कर दी गई थी, जो कमी रह गई थी वो ये थी कि हम टेक्सटाइल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाया। तो अब टाइम है कि उसको डिफ़ाइन किया जाए। अच्छा, आपकी ही पॉलिसी के अंदर, क्योंकि ये टेक्सटाइल पॉलिसी पे हमने प्रोग्राम का आज रखा भी मेन पॉइंट, क्या नफ़ी नहीं हो रही कि हम गुज़िश्ता साल 4 लाख के करीब बेल्स मंगवा रहे हैं, इस साल हम मेट्रिक टन मंगवा रहे हैं, इस साल 7.5 लाख के करीब मेट्रिक टन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं रुई, जिसे रॉ मटेरियल रॉ कॉटन कहते हैं, जबकि इंपोर्ट जो है वो 0.01% इंक्रीज़ हो गई है। इससे ये होना चाहिए था, ये नीचे जाती, बेशक पॉइंट नीचे रहती, हम एग्जांपल देने जो गए होते। लेकिन इस वक्त कॉटन यान एक्सपोर्ट हो रही है और ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है गुज़िश्ता साल की निस्बत, बेशक वो चंद हज़ार महंगी ज़्यादा हुई हो। लेकिन हमें देखना होगा, अगर हमने मंगवाई ज़्यादा तो फिर बाहर कम जानी चाहिए ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया ना कि अब वक्त आ गया है कि हमें टेक्सटाइल की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है। तो रॉ मटेरियल को अगर हम डिफ़ाइन कर देंगे तो फिर आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टिव मेजर में चली जाएगी। तो रॉ मटेरियल तो बेसिकली नो डाउट कॉटन है और आपका यान है। तो हमें इनको सबसे पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, उसके बाद आपके पास एक्सेसिव चीज़ें आती हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट करें। तो आप ये देखें कि यान जो है वो महंगा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आपकी शॉर्टेज हो जाती है, हमें वो मिलता नहीं है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो जब शॉर्टेज होगी, तो शॉर्टेज होने के बाद जो है वो आपकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली हाई होगी। जब प्राइस डेफिनेटली हाई होगी तो हम दुनिया में मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। तो हमें इस वक्त जिस तरह हमने एंट्री ली है, हमें इसको सस्टेन करना है। आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह यान की प्राइसेस और कॉटन की प्राइसेस जंप होती जा रही हैं, तो हमें एक बैरियर लगाना है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अर्सा मतलब 8 से 10 साल पहले भी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी। तो उस वक्त यान को कैप कर दिया गया था तो पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसके ओवर एक्सेसिव जो यान है वो एक्सपोर्ट हो सकता था, जिससे इमीडिएटली जो थी वो सूरत हाल बेहतर हो गई थी। हमें इस सूरत हाल को अब सस्टेन करना और मेंटेन करना है कि हमें श्योर करना है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स सबसे पहले लिए जाएँ। क्योंकि
इस वक्त 40% के करीब हमें वो अब टपमा वाले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जो प्रिंटिंग यूनिट सब बंद हो गए हैं क्योंकि डिमांड हमारी नहीं है आगे है, और जो हमारे पास माल पड़ा है उसकी स्टॉकिंग हो चुकी है। और अगर सूतर मंडी के अंदर जाएँ तो वहाँ कीमतें पाकिस्तानी कॉटन जो है वो 14,000 रुपये तक गांठ के ऊपर पहुँची, फिर अब 13,000 तक आ गई है। मुख्तलिफ क्वालिटीज़ महंगी हुई। अगर हम ग्रे क्लॉथ की जाएँ वो भी रो रहे हैं। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री की के बरक्स अगर कहीं उस लोकल इंडस्ट्री को माइनस करके हमारी इंटरनेशनल मार्केट तरक्की कर सकती है। देखें जी, दो चीज़ें हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन है, आपने इसके साथ साथ अपने लोगों को भी कपड़े प्रोवाइड करने हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अभी जो है कितने हम इनकम को इंक्रीज़ कर लेंगे तो हमें उसको भी सस्टेन मेंटेन करना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम लोकल इंडस्ट्री के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। जब हम प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप बैल को आप मैदान में छोड़ देंगे, उसका दिल करे जिस तरह मर्जी वो मूव कर जाए। सबकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी जा रही हैं, लेकिन जहाँ जीएसटी की बात आती है वहाँ ब्रेकें लग जाती हैं। आप इससे पहले भी कह चुके हैं कि लगता नहीं है कि आईएमएफ इससे पीछे हटेगा या ये ख़त्म होने वाली है, लेकिन इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस वक्त ये भी लोग कह रहे हैं कि हम धागा ख़रीद के बैठे हुए हैं, हमने अपनी मिलों के अंदर कपड़ा डालिए, लेकिन हमें पीछे से जीएसटी की मद में जो हमने पैसे अदा किए हैं वो रिफ़ंड करवाने में हमारे डेफिड पेमेंट्स हो चुकी हैं बहुत बड़ा। ये एक ऐसा चक्कर है जो कि शायद आवाम को आम ज़ुबान में समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी इकनॉमिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने समझ भी आ रहा है, उन्हें पता भी चल रहा है कि इस वक्त जो एसएमई या एक छोटा एक्सपोर्टर है जिसकी 30-40 करोड़ तक है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। जी बिल्कुल, हमारी पॉलिसी का हिस्सा भी था और मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ कि ज़ीरो रेटिंग को रिस्टोर कर लिया जाए। और क्योंकि ज़ीरो रेटिंग, मैं आपको बताऊं, ज़ीरो रेटिंग अगर रिस्टोर हो जाए तो आपके ये बहुत सारी जो प्राइसेस हैं ना, जो इस वक्त आर्टिफिशियली जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से भी इंक्रीज़ हो रही हैं, वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ज़ीरो रेटिंग जो है उसको कर लेना चाहिए। आप देखें थ्रेश होल्ड जो है वो उन्होंने कुछ 12% है, 12 से आप 15 पे लेके चले गए हैं, तो आप 2% काट रहे हो। तो मैं तो समझता हूँ भी आप ज़ीरो रेट रिस्टोर करें। आप जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है आपने 2% तो पे नहीं करना है, तो आप सीधा जो है जैसे बैंक में हम डॉक्यूमेंट देते हैं और हमारा 1% विद होल्डिंग टैक्स करता हो, आप एक की बजाय 3 काट लें, हमें फंड ना दें और हमें हमारी जो तक लिक्विडिटी करांची में पता वो 3 कट गया, ख़त्म हो गया, हमने अपनी बुक से उसको फ़र्क कर दिया, ज़ीरो रेट पे ले रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करें और हम अपना जो काम बिल्कुल सीधा स्टेट करें। इसके अंदर लेकिन आपको भी पता है कि जाली इन्वॉइसेस का काम बड़ा चलता है, तो उसको रोकने के लिए क्या फार्मूला, क्योंकि वो आपने टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर शामिल किया होगा। क्योंकि जब हम जाते हैं ना 17% के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी कह रहे हैं फास्टर सिस्टम पुराने के ऊपर फंसे हैं, क्योंकि फास्टर सिस्टम जो सुपर है उसके ऊपर अब जब गए हैं तो चीज़ें आसान हुई, लेकिन अभी भी $75 बिलियन से ज़ायद के रिबेट्स जो हमें रुके हुए हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये भी कलमी है, हम सिर्फ बात चीज़ों पे गवर्नमेंट को दोष दे देते हैं कि ये गवर्नमेंट ये कर रही है, तो उसके साथ साथ हमारी अंदर जो काली भेड़ें हैं उन्होंने भी मार्केट को मैनिपुलेट किया हुआ है। जिसकी आपने जाली इनवाइसेस की बात की, तो जाली नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली वो क्या, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को जाली नहीं, वो इनवाइसेस जाली नहीं है, बेसिकली वो असली हैं, लेकिन उन्होंने ख़ास जगह पर उनको पार्क कर दी है मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है जी। उसके साथ उन्होंने क्या किया है कि वो सेक्टर जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ये जो डॉक्यूमेंटेड जो इनवाइसेस हैं, उन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड इनवाइसेस को एक पार करने से उस सेक्टर को जो अनडॉक्यूमेंटेड को चला दिया आगे। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो सेक्टर है वो अब टैक्स नेट में नहीं है, वो कैश पे सेल कर रहा है, कैश पे परचेज कर रहा है, और ये एक बड़ी आम प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। इवन यहाँ तक भी ये है कि वो सेल टैक्स भी चार्ज कर रहा है आपको, लेकिन वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, अनडॉक्यूमेंटली चार्ज कर रहा है और अपनी जेब में डाल रहा है। तो इस पर तो बारहा मैं एक साल से पीट रहा हूँ और मैं कह भी रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी सबमिट कर चुका हूँ आपके चैनल के हवाले से भी, आपसे भी कई बात चुकी है, आज भी कह रहा हूँ कि खुदारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाया जाए। और ख़ास तौर पे ज़फ़र इकबाल साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर एक इनके 7 स्टेक होल्डर थे, रिजवान अशरफ साहब और एहतशाम जुवैद साहब, जो कि जिनमें से एक इस वक्त सदर चैम्बर भी हैं। एहतशाम जुवैद साहब ने जब प्री बजट सेशन था उसके लिए जो प्रपोजल भेजी थी उसके अंदर ये लिखा था
जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे कारोबार की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल फार्मूले के ऊपर आ जाएं, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप कह रहे हैं कार्टल्स खुद ब खुद टूट जाएंगे, किसी को मार्जिल इल्ज़ाम ठहराने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। जब क्योंकि मुझे याद है ज़फ़र इकबाल सरवर भी उस मीटिंग में मौजूद थे और इसके ऊपर इत्फाक हुआ था कि अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि ये भी नहीं हम कहना है जैसे कासर के ये दोनों अफराद जो हैं खुद कहते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक़ रखते हैं और यही कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इससे पहले शेख खुर्रम शहजाद फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि इसको वापस ले लिया जाए और ख़ास तौर पर जो कारोबार करना चाहता है उस पर कानून नाफिज कर दिया जाए। जो कारोबार करेगा वो रजिस्टर होगा, जो नहीं रजिस्टर होगा उसे कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें जो पेचीदा हैं वो आसान हो जाएंगी और मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।